नमस्कार। राहुल गांधी जातिगत जनगणना और बिहार इलेक्शन तीनों एक साथ बैठ जाएं तो एक चटपटा चैप्टर शुरू हो जाता है। तो जा करके जगह जगह पे जातिवाद की स्थापना कर रहे हैं ताकि हिंदू बच जाए, थोड़ा वोट देने कम जाए और उनका जो परंपरागत संस्थागत इम्पोर्टेड वोट बैंक है वो उनको वोट करके सत्ता में ले आए। बेसिकली राहुल गांधी ये समय देख रहे हैं कि 2024 का मैजिक किसी तरीके से रिपीट हो जाए। तेलंगाना में उन्होंने जातिगत जनगणना करवा दी है। हालांकि 2024 के इलेक्शन में उन्होंने बोला था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, फिर पलट गए। क्योंकि मीडिया इनका है इसलिए पलटी चल भी गई। अगर कोई बीजेपी का लीडर पलटा होता अपनी बात से तो केस दूसरा होता। खैर, एक जगह जगह चुनावी चुनावी सभा हो रही है। तो एक लड़की ने इनसे, नेचुरली इन्हीं की सोच होगी, उसने इनसे पूछा, मेरा मैं ओबीसी से हूँ तो क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? अब आप एक लीडर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर आरक्षण नहीं भी होता, मान लीजिए, तो आप उससे ये कहते कि बेटा मेहनत करो, ठीक से पढ़ो, अपने सब्जेक्ट की में महारत हासिल करो, क्यों नहीं बन सकती? पर ये तो ठहरे राहुल गांधी। इन्होंने कहा नहीं, तुम डॉक्टर नहीं बन सकती। अब इसे मैं राहुल गांधी की सोच मानूं या फिर जो है वो जो उनकी लीडरशिप स्किल मानूं? वो एक छोटी सी बच्ची जो डॉक्टर बनना चाहती, किसी जाति से हो, किसी तबके से हो, क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी उसको मोटिवेट नहीं कर पाए, उसको डिमोटिवेट कर दिया कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकती। आरक्षण होता है या ना होना अलग बात है। अब यहाँ पर चीज बताने वाली यह है कि मोदी स्वयं ओबीसी है। दूसरी चीज, ओबीसी आरक्षण अब अलग से मिलता है। तो एक तो राहुल गांधी को क्या चेंजेस हुए इसकी कोई खबर नहीं है। दूसरा, खुद भी हताश है क्योंकि उनका करियर किसी जगह पर पहुंचा नहीं। 54 साल के युवा है वो, और बाकियों को हताशा, फिर जिसके पास जो ज्यादा होगा वो वही बांटेगा। हताशा बांट रहे हैं पूरे समाज में। बिहार में फिर वही जातिगत जनगणना, इसी के ऊपर पूरी की पूरी इलेक्शन बेस्ड होती है। बिहार की, लालू यादव हो या उनके कंटेम्पररीज हो, अभी तक भूमिहार वर्सेस दिस और यही चलता रहा है बिहार में। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार विकास को मुद्दा बना करके और बिहार को आधुनिकता और मुख्य धारा में जोड़ा जाए। एक समय यूपी और बिहार एक समान गिने जाते थे। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यूपी ने काफी तरक्की की। नोएडा बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, स्मार्टफोन्स और इन सब के केस में डिफेंस कॉरिडोर आ गया, लॉ एंड ऑर्डर आ गया। अब बीजेपी को इस बात का एक अनुभव है कि एक बीमार राज्य को एक स्वस्थ इकोनॉमिकली साउंड राज्य कैसे बनाया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट बिहार में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और जिसकी बीजेपी की पूरी कोशिश है। लेकिन कुछ लोगों की जाति पर ही सारी राजनीति बेस्ड होती है और वो लोहिया का नाम तो लेते हैं, बट समाज को बांट करके और कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट को लेकर के वो ये चुनाव को जीतना चाहते हैं। जानने वाली बात यहाँ पर यह है, 2014 में एक चीज साबित हुई थी कि मुस्लिम वोट्स आर इररिलेवेंट। बिना, सारे मुसलमानों ने एकजुट मोदी जी के खिलाफ वोट किया, फिर भी कंसोलिडेटेड हिंदू वोट के कारण मोदी जी जीत के आ गए। अब वो 1924 में रिपीट हुआ ये अलग बात है, लेकिन आप एक चीज को 2014 से पहले के इलेक्शंस में देखिएगा तो आपको पैटर्न पता लगेगा कि एक नकारात्मक माहौल बनाया गया। हिंदू हतोत्साहित हो गया, भारत का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये मेंटालिटी बहुत अच्छी तरीके से स्टैब्लिश की। लीडर के ना होने के कारण, कि कोई अच्छा नेता ना होने के कारण हिंदू वोट देने नहीं गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो वोट देने गया उसने डिसिसिव वोट से सरकार बनाई, भले ही वो 10% रहे हो, 14% रहे हो, कुल थोक मिलाकर के 20% रहे हो। इसमें सबसे निकृष्ट वोट पड़ा था, निकृष्ट मतलब सबसे कम परसेंट वोट पड़ा था, 6%, जिसपे फारूक अब्दुल्ला की कश्मीर में सरकार आई थी। लोग किसको वोट दें? क्योंकि जो पूरी लिस्ट थी उसमें से कोई भी एक कैंडिडेट लोगों की पसंद का नहीं था। कांग्रेस इसी का विकल्प नोटा लेके आई जब बीजेपी ने
इलेक्शंस जीतने शुरू किए कि आप हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, आप बीजेपी के खिलाफ जो प्रचार है उसमें अ, फंस जाइए और उनके ऊपर शक कीजिए, देश समाज से विश्वास तोड़ दीजिए, वोट देने ना जाइए, या अगर आप गए गलती से नोटा दबा करके आ जाइए। तो ऐसे लोग जो नोटा भी दबाते हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष की मदद करते हैं। अब इसी चीज को आगे एक्सपेरिमेंट को दोहराने चाह रहा है कि किसी तरीके से वो राहुल गांधी के अच्छे दिन वापस आ जाए, हिंदू कंफ्यूज हो जाए, वोट देने ना जाए, और उसके बाद फिर ये अपने परंपरागत वोट बैंक की मदद से इलेक्शन जीत जाए, भले ही 20%, 10% वोटर टर्न आउट। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ओबीसी और SC ST मिलकर के 60% हिंदू वोट बनाते हैं। तो अगर हम 30-30 करीब करीब मान लें, तो अगर आप ओबीसी वर्ग को, क्योंकि SC ST को तो मालूम है उनका रिजर्वेशन है, उनको ये भी मालूम है कि सरकार इस रिजर्वेशन को खत्म नहीं करी, उनके साथ है। लेकिन जो लोग कुछ चीजें नहीं मानना चाहते, वो कि आप चाहे किसी धर्म जाति में पैदा हो, अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है तो आप किसी भी पद तक पहुंच सकते हैं। जैसे आदिवासी बैकग्राउंड से आने के बावजूद अपने परफॉर्मेंस के कारण आज हम महामहिम राष्ट्रपति को देखते हैं। अब आप उनको, ये एक ऊंचाइयों को छूने की पूरा बेस्ट एग्जाम्पल है। मोदी जी, उनकी माता जी दूसरों के घरों में सेवा देती थी और वो प्रधानमंत्री बने, उनके भाई आज भी पतंग बेच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, उनकी बहन एक छोटा सा चाय की दुकान चलाती हैं और वो आ, सुपूज्य मुख्यमंत्री है और साथ ही नाथ संप्रदाय के गुरु भी। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर आ, परंपरागत भारतीय समाज में जातिवाद होता तो योगी आदित्यनाथ आ, नाथ संप्रदाय के गुरु नहीं बन पाते, मुख्य योगी नहीं बन पाते। तो इस चीज को समझिए कि जैसे ही आप, हम आत्मा को पूजते हैं और जैसे ही आप संन्यास वगैरह ले लेते हैं, किसी उच्च पद पे आ जाते हैं, तो आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। और यही चीज हम इस समय संस्थागत रूप से देख रहे हैं। राहुल गांधी का दूसरा निशाना हमेशा RSS रहता है, और इस समय एक तरीके से कहिए कि RSS के प्रोडक्ट्स ही भारत को रूल कर रहे हैं। अब विपक्ष पर वापस आ जाते हैं। विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, विकास उन्हें करना नहीं है, और फ्यूचर प्लान बिहार को डेवलप करने का या बिहार में कोई अच्छी चीज देने का उनके पास किसी तरीके से नहीं है। वो केवल एक राजनीति कर सकते हैं, बांटो जाति में, और जो फूट पड़ जाए या कम वोटर टर्नआउट हो तो उसको मैनेज कर लो। इसमें ईवीएम अक्सर उनके विरोध में आती है। तो राहुल गांधी का सारा प्रयास इसी बात का है कि यही मैजिक दोबारा रिपीट हो जाए। मोदी जी जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया है और फिर वो नारा हम देते ही रहेंगे, क्योंकि अपनी गरीबी हट जाती है, जनता की वही की वही बन जाती है। और मोदी जी वहां पर लखपति दीदी स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि कैसे भी कोशिश किया जाए कि 1 लाख महिलाएं लखपति बन जाए। तो चलिए, लखपति दीदी गरीबी हटाओ योजना है। उसके अलावा वहां पर एयरपोर्ट्स खोलना, वहां पर कॉलेजेस खोलना, और धीरे धीरे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ये सब चीजों के लिए मोदी वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। नई नई परियोजनाओं की घोषणा हो रही है। आप इस चीज को जानते हैं कि मोदी जी जिस परियोजना को का उद्घोष करते हैं उसका शिलान्यास भी करते हैं और उसका लोकार्पण भी करते हैं। मतलब पहले आपने योजना बताई, फिर उसकी आधारशिला रखी, नींव पूजन किया, और उसके बाद जब वो काम बन गया, जैसे एम्स बन गया या सड़क बन गई या कोई ब्रिज बन गया, जैसे अभी चेनाब का पुल उन्होंने रेलवे पुल इनॉग्रेट किया, तो उसको इनॉग्रेट किया, लोकार्पण इनॉग्रेशन है। तो वो जनता की को समर्पित किया ताकि वो अपने जिस उद्देश्य के लिए बना है उस उद्देश्य को पूरा कर सके। तो मोदी जी इस चीज को कर रहे हैं और उनके पास पूरा रोड मैप तैयार है कि बिहार का विकास, तरक्की कैसे करनी है। जबकि विपक्ष लालू है, कभी चारा घोटाला है, कभी रेलवे में लैंड फॉर जॉब्स है, और इस तरीके के केसेस बने हुए हैं। और राहुल गांधी का तो कहना ही क्या। और
इस समय जो एक माहौल बना हुआ है वो इस बात का है कि जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। भारत स्वच्छ भारत अभियान जो एक नारा मोदी जी ने अपने शासनकाल के शुरू में दिया था। तो अब देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान में राजनीतिक स्वच्छता कैसे आती है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर से लौट के आए लोगों ने एक चीज तो बता दी कि अगर मौका दिया जाए तो विपक्ष में ऐसे कई लोग हैं जो मुख्य धारा में आकर के भारत की वो तस्वीर पेश कर सकते हैं जो हमेशा से हम देखना चाहते हैं। जैसे हम इसराइल और बाकी देशों के लिए कहते थे कि जब उनका देश किसी आक्रमण को झेल रहा होता है तो पक्ष विपक्ष भूल करके सब एक हो जाते हैं। आज पहली बार मोदी जी ने हमको ये झलक दिखाई है कि जब पहलगांव पे आक्रमण हुआ तब हम पक्ष विपक्ष भूल करके एक होकर पूरा भारत एक है ये संदेश विश्व में कैसे ले जा सकते हैं कि हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन था, हर भाषा का रिप्रेजेंटेशन था और हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन था। तो अनेकता में एकता को हमने विश्व के पटल पर कैसे रखा, ये हमें मोदी जी ने सिखाया। तो अब बिहार की जनता ये डिसाइड करेगी कि जगह जगह जाकर के बच्चों को हतोत्साहित करके जातिवाद में बांट करके और बहुत सारे झूठ बोल करके ये कह के कि मैं सेना के शौर्य पे सवाल नहीं करता, फिर ये पूछना कि कितने राफाल गिरे। मतलब आप सेना बोल रहे हैं, जब आपको सीडीएस ने बोल दिया कि उस शाम को हमने अपने सारे जेट उड़ाए, मतलब उस शाम को जो भी हमें करना था, किसी में अगर कुछ गोली गोली लग गई है, रिपेयर करना था, जो भी है, हमने सारे जेट उड़ाए तो कोई भी जेट नहीं गिरा, कोई रफाल नहीं गिरा। आप बार बार ये पूछे जा रहे हैं कि हमें बताइए कितने रफाल गिरे, कितने जेट्स गिरे। तो आप सेना पे शक भी कर रहे हैं, सेना पे सवाल भी उठा रहे हैं, पर मीडिया आपका है और मीडिया के लोग आपके हैं, इसलिए आपके झूठ बदस्तूर चले जा रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन रहेगा भारतीय जुडिशरी से कि अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर जाना चाहता हो या संवैधानिक पद पर बैठा हो और वो इस तरीके का एक हैबिचुअल मतलब आदतन झूठ बोलने का अपराधी हो, जो बार बार जाकर के अदालतों में माफी मांग करके बाहर आकर के फिर झूठ बोल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा देनी चाहिए ताकि वो अगला चुनाव ना लड़ पाए। क्योंकि आप 2 साल से कम की सजा देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप केवल उनको जेल भेज देंगे तो उनकी दादी ने तो इस चीज की शुरुआत की थी कि अकेली बेचारी विधवा को जेल में डाल रहे हैं और इसी बात पे वो उनको सत्ता में वापस आ गई। सहानुभूति जीतना इनको अच्छी तरीके से आता है। तो यहाँ पर झूठ बोलने वाले नेताओं के लिए विशेष सजा हो, इसकी मैं मांग करती हूँ, ताकि ये जो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि चुनाव में झूठ बोला, अदालत चुनाव के बाद बैठी, अगर इन्होंने माफी मांगी या नहीं मांगी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव पे जो इनके झूठ के कारण वोटिंग परसेंटेज बदल सकता था वो तो बदल गया। अब बाद में मतलब जैसे इन्होंने कहा था 2019 से पहले राम मंदिर का फैसला हो सकता, पर इन्हीं की पार्टी के कपिल सिब्बल ने बोला कि अगर आपने राम मंदिर पे फैसला 19 के चुनाव से पहले दे दिया तो इससे चुनाव प्रभावित होंगे, इसलिए आप ये फैसला चुनाव के बाद दीजिए। और अदालतें भी अपना काम करने में कितनी मुस्तैद है आपको मालूम है। उसके बाद ये फैसला आया, मतलब चुनाव प्रभावित हो रहे थे और नहीं आने से प्रभावित नहीं हो रहे थे। यस, नहीं आने से भी प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे मोदी जी के इनकॉम्पिटेंस माना कि आपने राम मंदिर प्रॉमिस किया था और आप दे नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम इनके साथ मिला हुआ है। और उसी चीज को बदलने के लिए हम चाहते हैं कि अगर जैसे अभी भी सेना पे सवाल उठा के, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा के राहुल गांधी एक गलती कर रहे हैं, सो मोटो कॉग्निजेंस ले करके, स्वतः संज्ञान लेकर के अदालतें इस बात पर अपना फैसला लें, ताकि पहली बार हमें इस बात का एहसास हो। कुछ जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है और बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।